जो सोरोस खुद को डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का एक वर्चुअस स्टैच्यू बताता है, वो खुद डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ प्रोपोगेंडा और फंडिंग देता है। तो जब वो पहली बार इंडिया अपने हंगेरियन ज्यूइश क्लोज फ्रेंड को मिलने आया था, और ये क्लोज फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी की आंटी थी। लेकिन सिर्फ आंटी नहीं, ओएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सलील शेट्टी का तो राहुल गांधी के साथ और भी ज्यादा क्लोज रिलेशन है। उन दोनों को कई बार कई सारे प्रोटेस्ट में भी साथ में देखा गया है, फिर चाहे वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, या फिर अभी रिसेंट का ही भारत जोड़ो यात्रा। कई बार तो राहुल गांधी खुद प्रेजेंट भी ना हो तो भी बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में सलील स्पॉट हुआ है। इसके अलावा इंडिया के और किसी को प्रूफ चाहिए, यहाँ पे वीडियो के साथ प्रूफ मिल रहा है। यहाँ पे फैक्ट चेक पूरा वीडियो के साथ हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा आंखें खोल के देखना इस चीज को। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। टाइटल और थंबनेल से देख के आपको समझ में आ ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। ध्रुव राठी के वीडियो पे रिएक्शन करने के बाद मुझे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे थे अगर आपके पास कोई प्रूफ है या आपके पास फैक्ट चेक है तो आप ध्रुव राठी की वीडियो को फैक्ट चेक क्यों नहीं करते हो? आप क्यों ऐसे वीडियो बनाते हो? व्यूज के लिए आप उनकी वीडियो यूज करते हो? इन सारी चीजों का जवाब एंड एलविश यादव ने अपने वीडियो में जो क्लेम किया था दैट कि जॉर्ज सोरोस जो है वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, इसके बारे में जो एलविश यादव ने बताया था, इसके बारे में भी मैं इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। इस पूरे वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं बताने क्या वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ आपको। वीडियो देखने के बाद आपको शायद से ऐसा लगे कि ध्रुव राठी जी ने जो जॉर्ज सोरोस की हमें इमेज दिखाई कि वो एक देवता समान व्यक्ति है जो कि अन्याय के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, इसके वजह से मोदी सरकार जो है वो उन्हें पसंद नहीं करती है, अपने पर्सनल मोटिव की वजहों से उन्हें पसंद नहीं किया जाता है। बात करते हैं इक्वालिटी की क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति है एंड इस तरह से ध्रुव राठी जी ने पूरा व्हाइट वॉशिंग किया है अपने वीडियो के अंदर, उनको डिफेंड करते हुए। एक ऐसे व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को, वो हम वीडियो में जानेंगे एंड वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है इस पूरे मैटर को लेके। मेरे जो पर्सनल थॉट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे सारे कमेंट जानने के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड इस तरह की आई ओपनिंग रिएक्शन वीडियो तो आपको अच्छी लगती है, अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन हो एंड आपने भी अपने अराउंड एक बबल बना लिया है भाई कि ध्रुव राठी जी जो कहेंगे वो सच कहते हैं, बाकी दुनिया तो पूरी झूठी है, पूरी झूठ फैला रही है, तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो ये वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो देख के मजा आएगा आपको। ये देखते हैं वीडियो को। 17 फरवरी 2023 मशहूर बिलियनर और फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल में इंडियन गवर्नमेंट को धमकी देते हुए ये कहा कि इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक देश है, उस देश के प्रधानमंत्री मोदी एक सत्तावादी प्रधानमंत्री है और इसीलिए ही भारत को मोदी से मुक्त करने के लिए, भारत से तानाशाही को हटाने के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए सोरोस इंडिया में $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। जो कि एलविश यादव ने भी अपने वीडियो में मेंशन किया था। यही सोरोस अपने जिस एनजीओ के थ्रू ये पैसे भारत में डाल रहा है, उसके वाइस प्रेसिडेंट सलील तो राहुल गांधी के हर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में उसके साथ होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 1989 में सोरोस ने अकेले पूरे हंगरी गवर्नमेंट को कोलैप्स कर दिया था एंड सिर्फ अपने बदले के लिए। देखो, उस वक्त हंगरी सोवियत यूनियन के रूल में आता था और सोरोस इस रूल को हटाना चाहता था। इसके लिए सोरोस ने अपने एनजीओ फर्म ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का सहारा लिया। तो सबसे पहले सोरोस ने हंगेरियन सोसाइटी में अपने एक अच्छे इमेज को डेवलप किया, जिसके लिए उसने लोगों में स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स बांटना और प्रो डेमोक्रेसी और एंटी कम्युनिस्ट लाइब्रेरीज बनवाना, फोटोकॉपियर्स बांटना शुरू किया, जिससे लोगों में एक पैशनेट डेमोक्रेट वाली आइडियोलॉजी इनग्रेन हो जाए। इतना ही नहीं, उसने कई सारे हंगेरियन आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को भी ग्रांट्स दिए ताकि वो रिस्पेक्टेबल लोग उसकी आइडियोलॉजी के फ्लैग बेयरर्स बन जाए। एंड दिस जो कि आज हो रहा है, जो कि आज इंडिया में भी हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के अंदर ये भावना जगाई जा रही है कि तुम खतरे में हो, डेमोक्रेटिक तुमको बनना पड़ेगा, तुमको डेमोक्रेसी के लिए लड़ना पड़ेगा। जो कि आज का जो सिचुएशन है वही सेम सिचुएशन में एक दिन हंगरी भी था। उस समय जॉर्ज सोरोस ने ही अपने सोर्सेज के थ्रू, अपने इस तरह के जो ध्रुव राठी जैसे एजेंडावादी जो लोग हैं उनके थ्रू ऐसी चीज़ें फैलाई, ऐसी न्यूज़ फैलाए, इस तरह की वीडियोज़ को स्प्रेड करवाया जिससे कि लोगों में ये डर बन जाए कि डेमोक्रेसी छिन रही है हमसे, हमें हमारे ऊपर राज किया जा रहा
रहा है। एंड इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन करके, इस तरह के लोगों के अंदर डर फैला के लोगों को इस तरह की चीजें बताई गई दैट कि जॉर्ज सोरोस जो है वो एक मसीहा है आपके लिए, आपको वो यहाँ से बाहर निकालेंगे एंड आपको वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना के देंगे। तो देखिए, आगे देखिए। हंगरी में लोग सोरोस को फॉलो करने लगे और फिर जाके सोरोस ने अपना असली काम शुरू किया। तो साल 1990 में सोरोस ने अपनी एक बुक ओपनिंग द सोवियत सिस्टम लॉन्च की, जिसमें उसने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि कैसे सोवियत गवर्नमेंट उन पर अथॉरिटेरियन रेजीम यानी अपने डिसीजंस थोपकर उनके बेसिक राइट्स को छीन रही है। इसे उसने डॉगमा का नाम दिया और लोगों को अपने हक के लिए यानी कि डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाने पर प्रोवोक किया। अब ये बुक उस वक्त इतनी फेमस हुई कि इस बुक से पूरे हंगरी में नेशन वाइज प्रोटेस्ट चालू हो गए और अंत में 1990 में हंगरी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। बट सोरोस यहाँ पर नहीं रुका, उसने एक बुक पब्लिश की, अंडरराइटिंग डेमोक्रेसी करके। इस बुक में उसने अपनी फेक डेमोक्रेट वाली आइडियोलॉजी को और स्ट्रांगली प्रमोट करना शुरू कर दिया और यही आइडियोलॉजी और भी ज्यादा फास्ट और स्ट्रांगली इम्प्लांट हो, ये मेक श्योर करने के लिए उसने हंगरी में खुद की एक सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब ये सब सुनकर फ्रेंड्स, मे भी आपको लगेगा कि मॉरल टर्म्स पर सोरोस ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, राइट? बट बात तो ये है ना कि यहाँ पर बात मॉरल वैल्यूज की कभी थी ही नहीं। असल में सोरोस ने हंगेरियन गवर्नमेंट को गिराकर अपना पर्सनल बदला लिया था। तो साल 1944 में नाजीज ने हंगरी को इन्वेड किया था। इसके वजह से वहां पर भी एंटी सेमेटिक सेंटिमेंट्स काफी वाइड स्प्रेड हो गए थे और इस सब से बचने के लिए जॉर्ज सोरोस और उसकी फैमिली वहां पर अपना ज्यूइश सरनेम चेंज करके रहने लगी। अब एक तो पहले से ही ये सप्रेशन चल ही रहा था कि 1945 में यूएसएसआर ने हंगरी को अपने अंडर ले लिया। अब इस रूल में भी एटमॉस्फेयर वहां पर लोकली बिल्कुल सेम ही था और इसीलिए जॉर्ज को अपनी फैमिली के साथ यूके भागना पड़ गया। अब क्योंकि सोरोस को इस न्यू रेजीम के अंडर में अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था, उसने 45 साल बाद 1991 में इन सब बातों का बदला लेने के लिए अपने सिस्टमैटिक एंटी गवर्नमेंटल बयानों से गवर्नमेंट ही गिरा दी। अब हंगेरियन गवर्नमेंट को गिराकर जॉर्ज को यह समझ में आ गया कि उसमें किसी भी गवर्नमेंट को गिराने की काबिलियत है। इसी दौरान जॉर्ज ने दुनिया की सबसे अमीर और सीक्रेटिव फैमिलीज द रॉथस्चाइल्ड फैमिली और वॉलनबर्ग फैमिली से इन्वेस्टमेंट लेकर यूएस में अपनी खुद की हेज फंड कंपनी, ये फैमिलीज जिनका नाम इन्होंने लिया, ये ऐसी फैमिलीज है जो कि बिलियनर है लेकिन इनका कहीं भी फोर्ब्स में नाम नहीं आता है। ये सीक्रेटली, ये सारे लोग बिलियनर जरूर है लेकिन ये सीक्रेटली काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्शन बना के ऐसे लोगों के पैसों को मैनेज करते थे। क्वांटम फंड भी खोल ली जो यूरोपियन मार्केट में इन्वेस्ट करने क्वांटम फंड के क्योंकि 1991 में ही सोरोस ने हंगरी को गिराया था, उसने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमी को गिराकर पैसे भी कमाया जाए। सो अब याद रखो, जॉर्ज सोरोस एक अच्छे खासे लेवल पर बिजनेस में भी एंटर कर चुका है और इस आइडिया का पहला शिकार बना द ब्रिटेन। सो इसी टाइम पीरियड में यूके ईयू का यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ज्वाइन करने वाला था। अब क्योंकि सोरोस को यूरोपियन मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज थी और उसके रॉथस्चाइल्ड जैसे पावरफुल बिजनेस फैमिलीज के साथ कनेक्शंस भी थे, उसने हंगरी को गिराने के अगले ही साल बाद यानी 1992 में ब्रिटेन की इकोनॉमी पर शॉर्ट पोजीशन यानी कि पाउंड्स में हेवी इन्वेस्ट करके उससे अफ्रीकन $1 बिलियन कमाया। जॉर्ज ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से उसे ये पता था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो करेंसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है उसे वो ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और इसी दौरान उसने ब्रिटिश पाउंड्स में $10 बिलियन का हेवी इन्वेस्टमेंट कर लिया और जैसे ही इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हुआ, सोरोस ने ये बात पब्लिक कर दी कि ब्रिटिश पाउंड सही से ग्रो नहीं कर रहा है। इससे हुआ ये कि इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स ब्रिटिश मार्केट से निकालने लग गए और अगले ही दिन पूरा ब्रिटिश करेंसी मार्केट क्रैश हो गया और इसी गिरते मार्केट से सोरोस ने एक सिंगल डे में $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। तो ब्रिटिश पाउंड क्रैश इकलौता केस नहीं है जिससे सोरोस ने प्रॉफिट कमाया हो। 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी सोरोस ने सेम मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो किया था और थाईलैंड और जापान जैसी कंट्रीज से भी नियरली $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन अब सोचो, असली चिंता की बात तो ये है उन्होंने कि जॉर्ज सोरोस की नजर अब इंडिया पर पड़ गई है। तो जैसे ही 2020 में इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इसने मिशन इंडिया बन चुकी है। उसी साल सोरोस ने ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कश्मीर एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है और इंडिया के पीएम मोदी कश्मीरी मुस्लिम्स को थ्रेटन कर रहे हैं कि वो उनकी सिटीजनशिप प्रिविलेजेस को छीन लेंगे। अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था, लेकिन जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट इलेक्शंस जीती, तभी उसने अपने एनजीओ OSF की वेबसाइट पर ये
पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि ओएसएफ ने अब इंडिया ओरिएंटेड स्पेसिफिक प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिया है। और रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने ओपनली पीएम मोदी और उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए इंडिया में $1 बिलियन का फंड डिक्लेयर कर दिया है। एंड एज यूजुअल वो इस बार भी अपने ऑर्गेनाइजेशन ओएसएफ का ही इस्तेमाल करने वाला है। अब इंडिया में ओएसएफ साल 1999 से ही एक्टिव है, तो उसे इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए सोरोस 3 मेजर तरीके अपना रहा है, जिसमें से सबसे पहला है ऑपोजिशन पार्टी से कनेक्शंस बढ़ाना। अब देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस का ऑपोजिशन से स्ट्रॉन्ग रिलेशन 2009 से ही है, जब वो पहली बार इंडिया अपने हंगेरियन ज्यूइश क्लोज फ्रेंड को मिलने आया था। और ये क्लोज फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी की आंटी थी। लेकिन सिर्फ आंटी नहीं, ओएसएफ के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सलील शेट्टी का तो राहुल गांधी के साथ और भी ज्यादा क्लोज रिलेशन है। उन दोनों को कई बार कई सारे प्रोटेस्ट में भी साथ में देखा गया है, फिर चाहे वो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या फिर अभी रिसेंट का ही भारत जोड़ो यात्रा। कई बार तो राहुल गांधी खुद प्रेजेंट भी ना हो तो भी बहुत सारे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में सलील स्पॉट हुआ है। इसके अलावा इंडिया के एक्स और किसी को प्रूफ चाहिए, यहाँ पे वीडियो के साथ प्रूफ मिल रहा है। यहाँ पे फैक्ट चेक पूरा वीडियो के साथ हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा आंखें खोल के देखना इस चीज को। पीएम मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह भी सोरोस के ओएसएफ में एम्प्लॉई है। और उसी तरह हाल ही में सीनियर ऑपोजिशन एमपी शशि थरूर ने भी ट्वीट करके सोरोस को अपना दोस्त बुलाया था, जिससे अगेन सोरोस और ऑपोजिशन पार्टी का क्लियर क्लोज कनेक्शन दिख रहा है। अब दूसरा तरीका जिससे सोरोस अपनी आइडियोलॉजी को मैसेज में फैलाना चाहता है, ये टेक्निक कुछ ऐसी ही है जिसे उसने हंगरी में यूज किया था। तो जॉर्ज फ्री मीडिया और जर्नलिज्म के नाम पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को ग्रांट्स देता है, जिससे वो इंडिया में एंटी गवर्नमेंटल न्यूज पब्लिश करते रहते हैं। इसमें छोटे छोटे जर्नलिस्ट तो है ही, मगर उनके साथ कुछ बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में इंदिरा जयसिंह, हैदर मूवी के राइटर बशरत पीर। इनफैक्ट जर्नलिस्ट बशरत पीर तो ओएसएफ की तरफ से फेलोशिप भी कर चुके हैं। और अब सोरोस के आखिरी और सबसे मेन जरिए की अगर बात करें तो वो है एनजीओज और थिंक टैंक्स को फंडिंग। सो सोरोस की खुद की एनजीओ ओएसएफ अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बाकी इंडिया बेस्ड एनजीओज को फंड करती है, जो इन टर्न इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। इन सब में 2 ओएसएफ फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस काफी प्रोमिनेंट है, जैसे लॉयर्स कलेक्टिव और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सीपीआर के सीनियर फेलो प्रताप भानु मेहता। इनके आर्टिकल्स इस थिंक टैंक का क्लियर नैरेटिव बताते हैं। इनफैक्ट सीपीआर में तो ओएसएफ एक तीसरी एनजीओ नमाती के थ्रू फंडिंग्स भेजता है, जिसके एडवाइजरी काउंसिल पर खुद जॉर्ज सोरोस ही है। अब ये बात 2016 में ही गवर्नमेंट को पता चल गई थी और इसीलिए गवर्नमेंट ने ओएसएफ को वॉच लिस्ट में डाल दिया, यानी कि अब से उन्हें कोई भी फंडिंग देने के पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन लेनी होगी। इस बात का विरोध करते हुए ओएसएफ ने 2020 में टॉप कोर्ट जाकर केस किया और उन्हें वॉच लिस्ट पर डालने के पीछे का रीजन पूछा। लेकिन उल्टा कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ओएसएफ को फटकारते हुए ये कहा कि एनजीओ के फंडिंग से सोशल स्ट्रक्चर तो बिगड़ता है ही, लेकिन इससे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप जो कर रहे हो वो गलत काम है और इसीलिए परमिशन मांगनी ही पड़ेगी। पर फिर भी कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बावजूद कई सोरोस फॉलोअर्स अभी भी एंटी गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा फैलाते रहते हैं। जैसे ये सोशल मीडिया पेज को ही देख लो, कैसे इस जर्नलिस्ट के सोशल पोस्ट्स ओएसएफ से क्लियरली लिंक्ड है। बट फ्रेंड्स, डू यू नो, जो सोरोस खुद को डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का एक वर्चुअस स्टैच्यू बताता है, वो खुद डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ प्रोपोगेंडा और फंडिंग देता है। तो सोरोस खुद एक ज्यू और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है, जिसका मतलब उसे इजराइल के बनने की और एक ज्यूइश डेमोक्रेसी होने की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से मालूम है। बट आयरॉनिकली सपोर्ट तो दूर, उल्टा सोरोस इजराइल के ही खिलाफ वहां के टेरर ग्रुप्स जैसे कि हमास और बाकियों को फंडिंग देता है। अब इसे भी कुछ लोग उसका पर्सनल चॉइस बोलेंगे, पर अगर मैं कहूं कि जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर गवर्नमेंट गिराता है अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए, तो आई नो काफी सारे लोग इसे अपोज करेंगे। जब भी उस पर ट्रांसपेरेंट होने की बात आई तो वो सबसे पहले पीछे हट गया। साल 2011 में जब यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने सारे हेज फंड्स को अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंटली शो करने का एक रूल निकाला, तभी जॉर्ज ने अपनी कंपनी क्वांटम फंड को तुरंत बंद कर दिया। नाउ दिस वन केस जस्ट प्रूव्स इट ऑल
कि इंसान का खुद का चरित्र कैसा है, कितने डुअल स्टैंड्स रख रहा है सिर्फ अपने बिजनेस और पर्सनल गेन्स के लिए। और इसीलिए हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने भी ये कहा है कि सोरोस एक अमीर बुढ़ा है जिसे लगता है कि वो न्यूयॉर्क में बैठे बैठे दुनिया चला सकता है। ऐसे लोग यूजुअली नैरेटिव्स शेप करने में इन्वेस्ट करते हैं और इस केस में अकॉर्डिंग टू मी भारत को बर्बाद करने में। और वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है फ्रेंड्स जब एस जयशंकर ने किसी को एक्सपोज किया हो। इससे पहले भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट से पाकिस्तान और चाइना को भी एक्सपोज किया है, और वो कैसे ये मैंने इस वीडियो में इन डिटेल कवर किया है, जिसे आप ऑन द स्क्रीन यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या आपको लगता है जॉर्ज सोरोस कामयाब हो पाएगा इंडिया की तबाही में, या हम सब मिलकर उसके इस इरादे को नाकामयाब करके उसे खूब सबक सिखाएंगे? कमेंट डाउन बिलो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। ओके, तो ये वीडियो थी गौरव ठाकुर की। तो गौरव ठाकुर जी को तो कोई अवार्ड नहीं दिया गया ना, मोदी जी ने इनको भी पर्सनली पैसे खिलाए हो कि भाई हमारे फेवर में वीडियो बना दो। तो भाई मैं ऐसा एक चीज़ बताती हूँ आपको, पूरी दुनिया में जितना अवेयरनेस है ना, जितनी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आजकल लोग, मतलब एक यूट्यूबर तक को पता है कि जॉर्ज सोरोस क्या चीज़ है। ये सिर्फ इनकी बात नहीं, अभी यार न्यूज़ से लगाकर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी यूट्यूबर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कि किसी से फंडेड नहीं है, जो कि किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसे। सिर्फ अकेले नहीं है। जॉर्ज सोरोस के ऊपर अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पे जॉर्ज सोरोस को नेगेटिव ही बताया गया है। इतने खतरनाक आदमी को ध्रुव राठी जी ने ऐसे डिफेंड किया अपने वीडियो के अंदर जैसे कि वो उसके मामा के फूफा के लड़के हों। ऐसी चीजें करने का क्या मतलब है? सिर्फ एक अकेले ध्रुव राठी जी है जो कि उनको एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए वाइट वॉशिंग करते हैं उनकी इमेज को, एंड उनको एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में बताते हैं दैट कि दुनिया के लिए मसीहा है जॉर्ज सोरोस जैसे लोग। वीडियो के अंदर मैंने मेंशन भी किया था दैट कि देव मानुष, तो ये तो भाई उल्टा ही हो गया, देव मानुष निकला जॉर्ज सोरोस। तो भाई कुछ ऐसी वाली कुंडली थी जॉर्ज सोरोस की। गौरव ठाकुर जी ने पूरी की पूरी कुंडली निकाल के आपके सामने रख दी है जॉर्ज सोरोस की, कि बंदा कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ है, एंड जिस ओरिजिन से ये आया था उसी देश को इसने बर्बाद कर दिया। पहले तो उस देश को बर्बाद किया, फिर जहाँ वो गए वहाँ के भी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, थाईलैंड की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, कितने सारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने के बाद अब इनको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है, क्यों इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया को तो और आगे बढ़ाया जा रहा है ना। इंडिया को जो है मोदी गवर्नमेंट जो है वो तीसरे नंबर पे लाना चाहती है, तीसरे नंबर की इकोनॉमी, यानी कि यूएस चाइना के बाद तीसरे नंबर की इकोनॉमी जो है वो इंडिया बनने वाली है। तो ये जॉर्ज सोरोस से बर्दाश्त नहीं हो सकता है। जॉर्ज सोरोस कभी भी किसी भी कंट्री को अपने खिलाफ आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, तो इसलिए इसने ऐसी मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले ही, जैसे कि इन्होंने बताया 2009 के टाइम में ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। लेकिन जो कनेक्शन है, जो राहुल गांधी से कनेक्शन है, वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा एंड काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि कैसे ओपन सोसाइटी, जो इनका जो फाउंडेशन है, उसके थ्रू जो है ये जो है इंडिया के कुछ लोगों को अपने अंडर में ले रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट को अपने अंडर में ले रहे हैं। रवीश कुमार को ही देख लो, हमेशा मोदी के खिलाफ, हमेशा मोदी के खिलाफ। अगर अप्रिशिएट भी कर रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो समझो कि वो ईमानदार है। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के काम में कभी भी कोई अच्छा काम किया ही ना हो, लेकिन हमारे ध्रुव राठी जी क्या करते हैं, रवीश कुमार जी क्या करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, हमेशा उनके एंटी गवर्नमेंट ही रहते हैं। उनके सारे काम, उनके सारे रिपोर्ट्स, उनके सारे न्यूज़, उनका सारा वीडियो जो है हमेशा एंटी गवर्नमेंट होता है, हमेशा मोदी के खिलाफ वो बोलते हैं। तो यहाँ पे ही गड़बड़ी होती है, यहाँ पर ही सोच का डिफरेंस आता है। आपके और मेरे सोच में यहीं पे डिफरेंस आता है, जहाँ पे कि मैं सोचती हूँ कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो कुछ वो अच्छे करेगा, कुछ बुरे करेगा, लेकिन अच्छे काम को कौन करेगा सपोर्ट? अच्छे काम को आप कब करोगे रिकॉग्नाइज? आपने तो किसी वीडियो में आपने नहीं बताया कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। चाहे आप अपने एक शॉर्ट वीडियो ही बना देते जिसपे कि आप मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हो,
तो ऐसा तो कभी नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कोई वीडियो नहीं देखा है। एंटी मोदी वीडियोस बनाते हैं, उनको जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है एंड जिस तरह से उसको शेयर किया जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग उस चीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे हैं एंड जो लोग भी फैक्ट चेक कर रहे हैं ऐसे वीडियोस को, उनको जितने मात्रा में जो कमेंट सेक्शन में जो हेट दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पता लगाया जा सकता है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने, हंगरी में जिस तरह का उसने जो काम करा था, वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी करने की कोशिश कर रहा है। उस चीज़ को देख के ही समझ में आ जाता है। तो एक समझदार व्यक्ति जो है वो ये चीज़ को समझ सकता है, वो भले ही हिंदू हो, भले मुस्लिम हो, भले किसी भी कास्ट रिलीजन से मैटर करता हो, अगर देश की इकोनॉमी गिरती है तो उसका भी घर बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो भी गरीब हो जाएगा, उसका भी बहुत 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 नुकसान होगा। किया था तो आप लोग ये चीज़ को पहले समझो कि कौन किस मोटिव से काम करता है। पता है, मतलब ये चीज़ समझना आज के डेट में यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं जितना हो सके अवेयर कर सकती हूँ। अगर ये वीडियो कोई देखे तो एटलीस्ट वो अवेयर हो कि आज के यूथ को कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को जानना एंड अवेयर रहना। इसमें हमारे इंडिया है वो डेवलपिंग स्टेट में है एंड इस टाइम पे कितनी सारे सोर्सेस जो है वो काम करने लग पड़ी हैं इंडिया को गिराने के लिए, इंडिया के अंदर सिविल वॉर जैसी कंडीशन लाने के लिए, इंडिया के अंदर जो है वो दंगे करवाने के लिए, इस तरह की आतंकी हमले करवाने के लिए किस तरह से लोग फंडिंग कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से जो है इंडिया के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, वो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे अटैक आतंकवादियों के थ्रू हो, लगातार किए जा रहे हैं। एंड इन सब के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इन सब के बीच में हम जो यूथ है वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम भी तो एक दूसरे को हेट ही फैला रहे हैं ना, हेट दे रहे हैं। हम तो कभी कोई अच्छी वीडियो को अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसके खिलाफ कुछ गलत ना बोले, ऐसा भी तो नहीं कर रहे हैं ना हम। हाँ, क्रिटिसाइज करने का तरीका होता है लेकिन वो भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर तो तमीज़ नहीं है कमेंट करने का, वो किस तरह के कमेंट करते हैं, किसी लड़की को किस तरह के कमेंट किए जाते हैं, इसकी भी समझ नहीं है। तो भाई ऐसी चीज़ें करके, और मुझे पता है बहुत से जो फॉलोअर है वो पाकिस्तान के होंगे, बहुत से फॉलोअर जो बांग्लादेश के होंगे जो मुझे कमेंट करते होंगे, जो कि ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी से सहमत होंगे। उनको क्या है भाई, उनका तो देश है नहीं भाई, उनको तो पता ही है कि भाई क्या सीन चल रहा है और वो तो खुलेआम सपोर्ट कर रहेंगे क्योंकि भाई उनको तो भाई पता है सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इंडिया के यूथ के ऊपर सवाल खड़े जरूर होते हैं कि क्या इंडिया का यूथ जो है वो इतना कमज़ोर हो गया है जो कि ऐसे लोगों को वोट करता है, ऐसे चीज़ों को वोट करता है, ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करता है जो कि इस तरह की आगे चल के हमारे लिए ही इस तरह की चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। तो यही बोलूँगी भाई, पहचानो, आंखें खोलो, पहचानो, लोगों को पहचानो, समझो, चीज़ों को समझो कि कैसे चीज़ें हो रही है। बाकी सब तो आपके हाथ में है, आपको जो समझ में आए, जो सही लगे आप वो करिए। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा खतरनाक है हमारे इंडिया के लिए। सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आई थिंक ये एक खतरनाक आदमी है। बहुत ज़्यादा शौक लगा कि भाई कैसे ये बंदा ऐसे लोगों को डिफेंड कर देता है। तो इसीलिए मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन करा था दैट कि अगर किसी को भी अपने इमेज को क्लीन करवाना हो तो ध्रुव राठी जी से ज़रूर संपर्क करें। ध्रुव राठी जी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है कि वो किसी भी देवता समान इंसान को राक्षस बना सकते हैं एंड राक्षस समान इंसान को देवता के रूप में आपको दिखा सकते हैं, साबित करके। उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ है, वो तो अपने वीडियोज़ में प्रदर्शन करते रहते हैं अपनी क्वालिटीज़ का। लोग ये डिसाइड करना कि जॉर्ज सोरोस जो है वो देव मानुस है या फिर एक राक्षस है, ये तो भाई आप लोग के हाथ में है। आप लोगों के पास सच्चाई पहुँचाना मेरा काम था, जो कि मैंने बखूबी कर दिया है। अब आप लोग सोचिए, आप लोग समझिए एंड आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि क्या सोचते हैं आप लोग। ये पूरी वीडियो एक रिसर्च वीडियो है, जो भी जॉर्ज सोरोस ने अब तक करा है उन सारी चीजों का कच्चा चिट्ठा मैंने आपके सामने रख दिया है। आप लोग को किस पे भरोसा करना है ये आप लोग खुद डिसाइड करें। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।